जरा सोचिए, हमारे दिमाग के अंदर एक रेस चल रही है, समय के खिलाफ। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक की। ये एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जहां हर गुजरता हुआ पल बहुत बहुत कीमती है। तो ये सिर्फ कोई बीमारी नहीं है। नहीं, ये दिमाग के अंदर मची एक उथल-पुथल है, एक इमरजेंसी। और इसे समझना हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देता, बल्कि शायद किसी की जिंदगी बचाने की समझ भी दे सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर स्ट्रोक है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये तब होता है जब हमारे दिमाग, रीढ़ की हड्डी या फिर आंखों के पिछले हिस्से यानी रेटिना तक खून का बहाव या तो रुक जाता है या फिर कोई नस फट जाती है, और डॉक्टर वो इसे कंफर्म करने के लिए स्कैन और दूसरे टेस्ट का सहारा लेते हैं। तो ठीक है, चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है हमला, दिमाग पर एक अचानक हमला। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अटैक असल में होता कैसे है। देखिए, हमारा दिमाग हमारे शरीर का पावर हाउस है, और इस पावर हाउस को लगातार चलते रहने के लिए बहुत सारी एनर्जी, मतलब खून की जरूरत पड़ती है। कितना? करीब करीब 50 से 60 मिलीलीटर हर 100 ग्राम टिश्यू के लिए, वो भी हर मिनट। ये वो नॉर्मल लेवल है जिस पर दिमाग एकदम ठीक ठाक काम करता है। तो क्या होता है जब ये ब्लड फ्लो कम हो जाए? सोचिए, जब ये बहाव 20 मिलीलीटर से नीचे चला जाता है तो डॉक्टर इसे कहते हैं इस्कीमिया। इसका मतलब है कि टिश्यू अब खतरे में है, अलार्म बज चुका है। लेकिन जब ये 10 मिलीलीटर से भी नीचे गिर जाए तो ये बन जाता है इन्फार्क्शन, और ये वो स्टेज है जहां दिमाग के टिश्यू सच में मरने लगते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो हमला है ना, ये दो मुख्य तरीकों से होता है। तो चलिए अपने अगले सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि ये दो हथियार कौन से हैं। क्या ये कोई रुकावट है या फिर खून का बहाव? तो स्ट्रोक के दो मेन टाइप्स हैं, पर इनमें से एक बहुत ज्यादा कॉमन है। करीब 85% स्ट्रोक इस्कीमिक होते हैं, मतलब जहां खून का एक थक्का नस को ब्लॉक कर देता है, और जो बचे हुए 15% हैं वो हीमोरेजिक होते हैं, जहां नस ही फट जाती है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? ऐसे समझिए, इस्कीमिक स्ट्रोक में एक पाइप यानी हमारी नस ब्लॉक हो जाती है, तो आगे पानी मतलब खून पहुंच ही नहीं पाता। और हेमोरेजिक स्ट्रोक में वो पाइप ही फट जाती है और फिर पानी हर तरफ फैलकर सब कुछ खराब कर देता है। चलिए अब जरा बड़े पिक्चर से हटकर उस माइक्रोस्कोपिक लड़ाई पर नजर डालते हैं जो दिमाग के अंदर सेल्स के लेवल पर चल रही है। इसे हम कह सकते हैं द सेल्यूलर काउंटडाउन। जैसे ही कोई नस ब्लॉक होती है ना, एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसे इस्कीमिक कैस्केड कहते हैं। होता क्या है? सबसे पहले एनर्जी खत्म हो जाती है। इससे सेल के जो पंप होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। फिर ग्लूटामेट नाम का एक केमिकल बाढ़ की तरह फैल जाता है और जहरीला बन जाता है। इसके बाद कैल्शियम सेल्स के अंदर घुस जाता है और तबाही मचाने वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। और नतीजा? सेल की मौत। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये सब कुछ ही मिनटों में हो जाता है। इसे दिमाग के अंदर एक वॉर जोन की तरह समझिए। एक हिस्सा है इस्कीमिक कोर। ये वो ग्राउंड जीरो है जो परमानेंटली डैमेज हो चुका है, जिसे हम खो चुके हैं। लेकिन इसके चारों ओर एक इलाका है जिसे कहते हैं पेनम्ब्रा। ये वो टिश्यू है जहां खून का बहाव कम तो है, पर वो अभी भी जिंदा है। और यही डॉक्टर्स का असली टारगेट है। यही वो हिस्सा है जिसे बचाया जा सकता है। तो सेल्स के लेवल पर जो ये उल्टी गिनती चल रही है, इसका सीधा मतलब है कि असल दुनिया में हमें वक्त के खिलाफ दौड़ना होगा। और यही है हमारा अगला सेक्शन, घड़ी के साथ दौड़। स्ट्रोक के इलाज में एक कहावत है जो इसका मूल मंत्र है, टाइम इज ब्रेन, यानी समय ही दिमाग है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। स्ट्रोक के दौरान हर एक मिनट में करीब करीब 19 लाख ब्रेन सेल्स मर जाते हैं। इसीलिए यहाँ हर एक सेकंड की कीमत है। तो एक आइडियल टाइमलाइन कैसी दिखती है? जैसे ही लक्षण शुरू हुए, समझिए घड़ी चालू हो गई। मरीज को तुरंत इमरजेंसी रूम पहुंचना है। वहां सबसे पहले एक नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन होता है, ताकि ये पता चल सके कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। और सबसे बड़ा गोल क्या है कि मरीज के अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचने से लेकर उसे जरूरी दवा यानी सुई लगने तक का समय 60 मिनट से कम होना चाहिए। इसे ही डोर टू नीडल टाइम कहते हैं। तो इलाज क्या है?
मॉडर्न मेडिसिन के पास 2 जबरदस्त हथियार हैं। पहला है आईवी थ्रोम्बोलिसिस। ये एक तरह की क्लॉट बस्टिंग दवा है जो सीधे नस में दी जाती है। और दूसरा है मैकेनिकल थ्रोम्बिक्टोमी। इसमें डॉक्टर एक पतले से कैथेटर का इस्तेमाल करके बड़ी नस में फंसे क्लॉट को फिजिकली बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, तो जब ये शुरुआती खतरा टल जाता है, उसके बाद क्या होता है? चलिए, अब जरा एक ज्यादा शांत और उम्मीद भरे पहलू पर बात करते हैं। हमारा 5वां सेक्शन, पुनर्निर्माण और लचीलापन। आगे चलकर दोबारा स्ट्रोक न हो, इसके लिए 2 मेन पिलर्स पर काम किया जाता है। पहला है दवाइयाँ, मतलब फार्माकोलॉजिकल, जिसमें एंटीप्लेटलेट्स, स्टैटिन और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाएं होती हैं। और दूसरा है हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल, मतलब सही खाना, एक्सरसाइज और स्मोकिंग से दूरी। ये भविष्य को सुरक्षित करने की एक लगातार चलने वाली कोशिश है। और जहां तक रिकवरी की बात है, इसका राज एक कमाल के शब्द में छिपा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हमारे दिमाग की एक अद्भुत शक्ति है, खुद को रीऑर्गेनाइज करने की, नए रास्ते बनाने की। किसी भी तरह की रिहैबिलिटेशन, थेरेपी, सब इसी शक्ति पर टिकी होती है। और अगर हम भविष्य की ओर देखें तो स्ट्रोक केयर का फ्यूचर बहुत ही उम्मीदों से भरा लगता है। एंडोवैस्कुलर थेरेपी में नई नई तरक्की हो रही है, न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, स्टेम सेल थेरेपी पर रिसर्च हो रही है, एआई की मदद से स्ट्रोक की इमेजिंग बेहतर हो रही है और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए टेलीस्ट्रोक नेटवर्क भी बन रहे हैं। तो हाँ, स्ट्रोक एक बहुत ही विनाशकारी घटना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन विज्ञान हमें इससे लड़ने के लिए लगातार नए और बेहतर हथियार दे रहा है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ती जाएगी, हम अपने दिमाग के कितने हिस्से को रिपेयर करना, उसे ठीक करना सीख पाएंगे।